नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र देवांगन विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, राज्य स्तर की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित होनी है। चूंकि परीक्षा अवधि में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी आपके लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। दोस्तों, इस क्रैश कोर्स का मकसद आप सभी को बहुत ही कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का होगा। मेरा विश्वास है दोस्तों, यदि इस क्रैश कोर्स के आप सभी लेक्चर्स को धैर्यपूर्वक देखते हैं तो आपको आगामी बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मेरा यह आपसे वादा भी है। तो चलिए दोस्तों, इस क्रैश कोर्स की शुरुआत हमारे चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारी इस मैथमेटिक्स में बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी या इसका अर्थ क्या होगा? तो बहुपद का अर्थ होता है दोस्तों एक से अधिक पद। बहुपद का अर्थ होता है एक से अधिक पद, अर्थात यानी किसी समीकरण में एक से अधिक पद होंगे तो उसे हम बहुपद कह सकते हैं। क्या लिखा मैंने कहा बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। क्या होता है? एक से अधिक पद होता है दोस्तों। यानी यदि किसी समीकरण में एक से अधिक पद होंगे तो हम उसे बहुपद कह सकते हैं। यह बात पूरी सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, पूरी सही कैसे होगी? इसके लिए एक शर्त होती है। इस बात को पूरा सही होने के लिए एक शर्त होती है। वो क्या शर्त है? चलिए देखते हैं एक स्लाइड पर। तो शर्त यही है दोस्तों, बहुपद होने के लिए किसी भी समीकरण को एक शर्त को पूर्ण करना होगा। ठीक है, वो शर्त क्या होगी कि यदि किसी समीकरण का, इस समीकरण को बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। चलो मैं पहले लिखता हूं फिर आपको बताता हूं बीजीय व्यंजक क्या होता है। अभी लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि बीजीय, मैं पूरा मतलब भी बताऊंगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। यदि किसी समीकरण या बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। शर्त क्या है दोस्तों? कि यदि किसी समीकरण या बीजीय व्यंजक में चर की जो घात होगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी तो हम उस समीकरण को बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। उदाहरण जैसे x स्क्वायर धन 2x ऋण 9। ठीक है, ये बहुपद हुआ। बहुपद कैसे हुआ? सबसे पहले हमें देखना है चर की घात। इसमें कितने चर हैं? इसमें देखा जाए तो यहां पर 2 चर हैं। पहला चर जिसमें घात 1 है, यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और दूसरा चर जिसमें घात 2 है। ठीक है, हमें इन दोनों चर के घात को देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है? हमें इन दोनों चरों के घात को देखना है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि पहला जो हमारा चर है, जो डिग्री है इस बहुपद का, ठीक है, वो कितना है? 2 है और यहां पर 1 है। ये दोनों ही घातें क्या है? धनात्मक है। सबसे पहला क्या है? धनात्मक है और साथ में पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, पूर्णांक संख्या भी है। पूर्ण अंक का मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे सो ऑन। ठीक है, 99, 200 ये सारे पूर्णांक संख्या की कैटेगरी के अंदर में आता है। ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2, ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको। 3x की घात 5 धन 2x घात 3
ऋण 2। ये दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें आप समझ पाएंगे। यहां पर भी एक चर की घात 5 है और दूसरा चर की घात 3 है, ठीक है। तो ये दोनों ही घातें जो है आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव हैं, धनात्मक है, और धनात्मक होने के साथ साथ पूर्णांक संख्या भी है। इसका मतलब ये भी, इसे हम बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। ये इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। इस बहुपद में या इस समीकरण, ठीक है, इस समीकरण में, इस बीजी व्यंजक में, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, बीजी व्यंजक का मतलब पहले समझिए। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक वह व्यंजक होता है या समीकरण होता है जिसमें चर और अचर, ठीक है, चर राशियां और अचर राशियां दोनों ही मिश्रित अवस्था में आपको दिखने मिले तो हम उस व्यंजक को बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब होता है 1 2 3, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर होगा जिसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है, जिसके मान को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, हम उसे चर राशि कहते हैं, सॉरी अचर राशि कहते हैं। और चर राशि क्या कहते हैं? जिसका मान को आप परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी वास्तविक संख्या के साथ, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं किसी भी वास्तविक संख्या से। अगर जिस संख्या को बदला जा सके तो हम उसे चर कहते हैं। इसका मतलब बीजी व्यंजक क्या हुआ? जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों आपको मिश्रित अवस्था में देखने को मिले। जैसे इस समीकरण में देखिए, ये क्या है? अचर राशि है, ये क्या है? चर राशि है। यहां पर देखिए अगेन चर है और इसके गुणांक में क्या है? एक अचर राशि है, ठीक है। तो इस पूरे समीकरण का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको चर और अचर दोनों ही मिश्रित अवस्था में देखेंगे, इसलिए इस व्यंजक को हम बीजी व्यंजक कहेंगे। लेकिन क्या यह समीकरण बहुपद है या यह बीजी व्यंजक बहुपद है क्या? देखिए कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी चर होंगे उनके घातों को देखेंगे। तो इस घात को देखिए, क्या यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है? नहीं, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। देख के बताइए आप लोग, क्या यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है? नहीं है, ठीक है, ये है। लेकिन दोस्तों यदि किसी समीकरण के अंदर में, यदि किसी बीजी व्यंजक के अंदर में कोई एक भी घात, ठीक है, ऋणात्मक हो गया या कोई दशमलव हो गया, ठीक है, या घात वाले हो गए, जैसे कि √2, √3, √5, इस तरह के घात में अगर आपको इस तरह के नंबर देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की संख्याएं देखने को मिल रही है, ठीक है, जो दशमलव रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है जिसे, अगर इस तरह के नंबर आपको देखने मिलेंगे तो हम उसे बहुपद की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसका मतलब इसे हम बहुपद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसकी घात जो है ऋणात्मक है, ठीक है। केवल एक ही कंडीशन चाहिए बहुपद होने के लिए, केवल एक ही शर्त चाहिए और वो शर्त है धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं बहुपद का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है बहुपद के प्रकार। क्या है दोस्तों? बहुपद का प्रकार। अब किसी भी बहुपद की को अलग अलग करने की जो श्रेणी होती है उसको हम घात के आधार पर अलग अलग करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? घात के आधार पर हम किसी बहुपद को अलग अलग करते हैं, ठीक है। और इस घात को हम डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की डिग्री कहते हैं। और इस डिग्री का अर्थ होता है किसी भी बहुपद की अधिकतम घात। क्या होता है? किसी भी बहुपद की अधिकतम घात, ठीक है। मैंने क्या कहा? हम बहुपद के प्रकार को घात के आधार पर डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं, ठीक है। और इसी में जो घात को हम डिग्री भी कहते हैं, और डिग्री जो क्या होता है? बहुपद की अधिकतम घात होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला, ठीक है, अगर घात शून्य हो, क्या हो? घात शून्य हो दोस्तों, तो इस बहुपद को, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, x से घात शून्य, ठीक है, यही तो होगा। अगर मैं इसको बहुपद कहूं तो बहुपद की घात यहां पर शून्य लिखा है, इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर इस तरह का अगर आपको समीकरण या संख्या देखने को मिले तो हम इसे स्थिर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर बहुपद कहते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि घात क्या हो? 1 हो, ठीक है, घात 1 हो। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ax धन b।
सही है। यहां पर देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, एक से घात एक, यही तो चर है। ठीक है, तो ऐसे समीकरण या ऐसे बहुपद जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा, यदि घात या डिग्री 2 हो, ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर है यहां तक। ठीक है, इसी क्रम में घात क्या हो सकता है, घात 3 होगा यदि, इसका उदाहरण ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी, ऐसा कोई उदाहरण हो सकता है। ठीक है, इस बहुपद के अंदर में जो बहुपद की अधिकतम घात है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यदि घात शून्य हो, इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या होगा, x की घात 0, ठीक है, और x की घात 0 1 होता है। जरूरी नहीं है कि किसी समीकरण में व्यंजक में एक ही हो, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन केवल एक ही पद होगा। ठीक है, उसके साथ कोई भी चर संख्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, स्थिर बहुपद कहेंगे। ठीक है, यदि घात 1 होगी, ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, ए एक्स धन बी। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं x धन 1। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं, इसको भी देता हूं। ठीक है, यहां पर लिखता हूं उसका, ये x धन 1। ठीक है, इस बहुपद की घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक रैखिक बहुपद कहलाएगा या एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ठीक है, अगला घात, अगर बहुपद की घात 2 हो जाए, मतलब पूरे समीकरण में जो अधिकतम घात होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर घात, अधिकतम घात 3 हो जाए, ठीक है, पूरे बहुपद के अंदर में मैक्सिमम घात, चर की मैक्सिमम घात 3 हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बहुपद को डिवाइड करते हैं, या ये सारे बहुपद के प्रकार हैं। चलिए ठीक दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, क्या हम बहुपद को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं दोस्तों। आसान सरल सरल उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, x, पहले मैं बता रहा हूं आपको एडिशन, क्या बता रहा हूं आपको, एडिशन करके बता रहा हूं कि हम बहुपद को जोड़ सकते हैं। एडिशन मतलब होता है योग करना या जोड़ करना। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है, घटाना, फिर इसी क्रम में हम देखेंगे गुणा करना। क्या देखेंगे, गुणा करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए एडिशन, सिंपल से एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों बहुपद को आपस में घटाना है। ठीक है, माफ करना, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या साइन ऐड करेंगे, धन का साइन ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट हटाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कभी भी जोड़ और घटाने में, मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे, अमल करेंगे, कभी भी जोड़ और घटाना हम करेंगे तो एक घात वाले, मतलब समान घात वाले जुड़ेंगे और समान घात वाले घटेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा समान घात अगर होगी, ठीक है, तो वो जुड़ेगा और वही क्या होगा, घटेगा भी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यहां पर देखिए, चर की घात दोनों ही चर में चर की घात क्या है, 1 है। इसका मतलब समान घात है और दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ही चर के सामने गुणांक जो है, स्थिर संख्या क्या है, 1 है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बचा क्या है इस समीकरण में, 4 बचा है और ऋण 5। ठीक है, क्या बचा है, 4 और ऋण 5। तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या को हम घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऋण 1। क्लियर है यहां पर।
क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। कभी भी हम जोड़ या घटाना करेंगे तो समान घात वाले ही जोड़ेंगे या तो समान घात वाले ही घटेंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। सब्ट्रैक्शन, घटाना देख लेते हैं दोस्तों। कोई भी उदाहरण, 2x की घात 3, पहले घात 2 वाले देखते हैं। 2x की घात 2 ऋण 5x धन 9 में घटाना है 3x की घात 2 ऋण, यहां पर नंबर को बदल देता हूं, 9x ऋण 9। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इस बहुपद में इस बहुपद को घटाना है, मतलब चिन्ह क्या होगा, ऋण चिन्ह होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, 2x, पहले जो हमारा स्टेप होगा वो ब्रैकेट तोड़ने का होगा। 2x घात 2 ऋण 5x धन 9। ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा या तोड़ेंगे तो इस ऋण का गुणा पूरे बहुपद के सभी पदों के साथ होगा। ठीक है, करके देखते हैं। ऋण 3x घात 2, ठीक है, ऋण का गुना ऋण के साथ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 9x। ठीक है, ऋण का गुना ऋण के साथ अगेन धन हो जाएगा धन 9। ठीक है, हो गया। अगला स्टेप हमारा होगा, थोड़ा देर पहले मैंने बताया पिछले सवाल में कि समान घात वाले या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, समान घात वालों को एक साथ लिख लेते हैं। जैसे यहां पर 2x की घात 2, ठीक है, क्या बचा है, ऋण 3x की घात 2। ठीक है, क्या बचा है, ऋण 5x। ठीक है, धन 9, क्या क्या बच गया उसके बाद, ये दोनों 9, तो मैं डायरेक्ट सॉरी ये 9x है। ठीक है, ये दोनों आपस में बचे हैं तो मैं दोनों जोड़कर सीधा 18 लिख सकता हूं। बिल्कुल सही, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरह से। अब 2 में जाएगा 3। ठीक है, देखिए चर की घातें जो है दोनों ही संख्या में समान है, इसका मतलब दोनों घटेंगे। ठीक है, थोड़े पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहां पर घटेगा तो क्या हो जाएगा, ऋण एक्स स्क्वायर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है, तो ऋण में आएगा। ठीक है, इसके बाद छोटी संख्या में बड़ी संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। और क्या बच गया है, 18 बच गया है। इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? यहां पर एक बार फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर हम किसी दो बहुपद को आपस में घटा रहे हैं तो घटाने के बाद, ठीक है, या स्टेप हमारा जो सेकंड होगा ब्रैकेट तोड़ने का होगा। ठीक है, अगर हाँ इस तरह से पहला आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अगले में हमको जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये ऋण वाला जो चिन्ह होगा इन सभी बहुपदों के साथ, इन सभी पदों के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो देखिए चिन्ह कैसे बदलेगी, पहले धन का गुणा ऋण के साथ ऋण होगा, फिर ऋण का गुणा ऋण के साथ धन होगा, और यहां पर भी ऋण था तो ये धन हो जाएगा। उसके बाद अगला जो स्टेप था, मैंने कहा इसको व्यवस्थित करने का, एक जैसे घात वालों को हमने एक साथ रखा, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले घात को या एक घात वालों को एक तरफ रखा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 में ऋण 3 गया, ऋण एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ऋण 5 में धन 9 हम घटा रहे हैं, ठीक है, या जोड़ रहे हैं, जोड़ना बोलेंगे। ठीक है, इस यहाँ पर जोड़ है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, घटा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, और ये 18 बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से गुणा करना भी देख लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी किसी भी बहुपद के बीच में आपको धन ना मिले, ऋण ना मिले, ठीक है, कुछ भी ना मिले, इसका मतलब हमें क्या करना है, वहां पर बहुपद का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करके देखते हैं दोस्तों। तो इसका स्टेप क्या होता है गुणा करने का, इसका गुणा इसके पूरे के साथ, फिर इसका गुणा पूरे के साथ, फिर ये इसका गुणा पूरे के साथ, करके देखते हैं, फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणा इस पूरे के साथ, इस तरह से, ठीक है, धन सॉरी इस ऋण 2x, क्या बचा है, ऋण 2x का गुणा इस पूरे के साथ, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, यहां एक काम करता हूं, ये जगह बहुत कम हो रही है मेरे लिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऋण 2x का गुणा एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 1 के साथ।
अगला संख्या हमारा क्या बचा है, ऋण 9। ऋण 9 का गुणा अगेन एक्स स्क्वायर ऋण 5x, जगह कम हो रहा है, एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 1 इसके साथ। ठीक है, इस सवाल को आप समझ गए होंगे, मैं मिटा देना चाहता हूं। ठीक है, इस सवाल को हम पूरे इस बोर्ड का भी उपयोग करते हुए बनाएंगे। थोड़ा सा मेरे को जगह कम हो रहा है तो ठीक है, इधर भी मिटा देता हूं। ठीक है, मैं शुरू से बनाता हूं सवाल को। ठीक है, फिर से वही स्टेप करता हूं, एक्स स्क्वायर का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ राइट साइड पे जो है। ठीक है, ऋण 2x का गुणा एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 1 के साथ। ठीक है, इसी क्रम में क्या बच गया है, ऋण 9 का गुणा एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 1 के साथ। ठीक है, अब जितने भी बहुपद बाहर हैं, ब्रैकेट के बाहर हैं, उनका गुणा हम इस ब्रैकेट वाले अंदर जितने भी बहुपद हैं उनके साथ करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, आधार जब कभी भी बराबर होता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब कभी भी आधार बराबर हो, क्या बराबर हो, आधार बराबर हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। समझ आए मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x की घात 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, दोनों ही आधार आपस में बराबर हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर ऋण 5 x की घात 2 और x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर धन एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के साथ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऋण इस 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा, ऋण 2x घात 3 हो जाएगा, धन ऋण 2x का गुणा 5 के साथ, 5 दूनी 10x की घात 2, ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऋण 2x। ठीक है, क्लियर है, ऋण यहां पर हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, धन ऋण का गुणा ऋण के साथ धन हो जाएगा 9 पंचे 45x। ठीक है, ऋण 9 करेक्ट है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, रिपीट, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 5x की घात 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के साथ एक्स स्क्वायर, ऋण 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो ऋण 2x क्यूब हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 2 का x का गुणा ऋण 5x के साथ तो ऋण 10x की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ पर 1 का गुणा ऋण 2x के साथ तो ये आ गया। फिर 9 ऋण 9 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ ऋण 9x स्क्वायर, ऋण का गुणा धन और पंचे 45x, ऋण 9 का गुणा 1 के साथ तो ऋण 9 हो जाए। तो यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ना हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम करेंगे अरेंजमेंट। क्या करेंगे हम, अरेंजमेंट, क्योंकि हमें जोड़ना है या तो घटाना है, और जोड़ने और घटाने के लिए एक घात वालों को एक जगह पर यदि रखें तो उससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कभी भी बहुपद को अरेंज किया जाता है तो घातों के अवरोही क्रम में अरेंज किया जाता है, इसका मतलब घातों के घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ा इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, एक्स की घात 4 है। क्लियर है यहाँ पे, उसके बाद एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 यहां पर है और कहीं पर है क्या, नहीं है। ठीक है, उसके बाद घात 2 वाले सबको एक साथ ले लीजिए, घात 2 वाले। क्लियर है यहां पर, उसके बाद इस तरफ से देखिए कोई इसके बाद का घात होगा एक्स वाले। ठीक है, एक्स वाले जितने भी टर्म होंगे, यहां पर 2x है, यहां पर 45x है, और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, लगभग हमने सभी पदों को लिख लिया है। एक्स की घात 4 के साथ जोड़ने या घटने के लिए कुछ है क्या, नहीं है, ये एक अकेला है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्स की घात 3 वाले 2 टर्म है या 2 पद हैं। ठीक है, और ऋण है दोनों, तो ऋण और ऋण पहले तो जुड़ेंगे। ठीक है, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x घात 3। ठीक है, इस तरह से होगा, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह जो है ऋण है तो यहां पर ऋण लगाएंगे। इसी क्रम में इन दोनों को यहां पर देखिए, धन एक्स स्क्वायर धन 10x स्क्वायर, तो यहां पर ये 11x स्क्वायर हो जाएगा, और 11 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x घात 2 बचेगा। करेक्ट है यहां पर। ठीक है, ऋण 2 में
धन 45x जोड़ रहे हैं, ठीक है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को जोड़ रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा धन 43x, ठीक है, और क्या बचेगा, ऋण 9, ये भी अकेला बचा हुआ है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं घटाने का ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। क्योंकि आप पिछली कक्षा से करके आए हैं तो ये आपके लिए कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिवीजन का भागफल। क्योंकि हमने जोड़ना कर लिया, हमने घटाना कर लिया, ठीक है, और हमने गुणा भी कर लिया है, ठीक है, तो बच चुका है भागफल देने का, ठीक है। तो क्या हम बहुपद का भाग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाग, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा पहले उदाहरण आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि भाग करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ठीक है। तो एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर चलती है। कार की चाल बताइए। सवाल क्या है? कोई कार है, वो 4 घंटे में x किलोमीटर या की दूरी तय करती है या चलती है, कार की चाल हमें बतानी है, ठीक है। समय क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 4 घंटे, ठीक है। ये क्या है? ये दूरी है, दूरी तय करती है। तो दूरी क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है x किलोमीटर, और हम जानते हैं चाल के सूत्र से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। यहां पर दूरी कहां क्या लिखा हुआ है? x किलोमीटर, ठीक है, और हमारा समय है 4। इस तरह से हमारा चाल यहां पर आ जाएगा x किलोमीटर पर आवर या घंटे, ठीक है। ये घंटे हैं तो मैंने इसको आवर लिख दिया है। इस तरह से हम देखिए यहां पर एक पद को दूसरे पद से भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब बहुपदों का हम डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है, इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ा सवाल लेते हैं। एक और उदाहरण बताता हूं आपको। यदि कोई आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40x की घात 2 वर्ग मीटर। क्या दिया हुआ है? 40x की घात 2 वर्ग मीटर, तथा उसकी एक भुजा दी हुई है, भुजा की लंबाई, ठीक है, भुजा की लंबाई दी हुई है, वो कितना दिया हुआ है? 10x मीटर, ठीक है। आयत कैसा दिखता है? आयत कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, लंबाई और ये होता है चौड़ाई, ठीक है। ये पूरा भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल या एरिया कहलाता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। एरिया क्या दिया हुआ है? 40x घात 2, ठीक है, और लंबाई भी कितना दिया हुआ है? 10x। चौड़ाई तो नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई हमें पता करना है, ठीक है। इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 40x घात 2 बटे 10x, ठीक है। इसको काटेंगे तो कैसा होगा? कितने बार में जाएगा? 10 से कम 10, 10 चौक 40, और ये x इस 2 से कट जाएगा। आंसर हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा 4x। इसका मतलब हमारा चौड़ाई क्या होगा? 4x मीटर, ठीक है। यहां पर हमने भाग करके भी देख लिया, एक बहुपद से दूसरा बहुपद भाग हो सकता है या भाग दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है, अभी जो सवाल ले रहा हूं, ये 1-2 बार एग्जाम में आपको पूछा गया है 2 नंबर के लिए, ठीक है, बहुपद को भाग देने वाला, ठीक है। तो मैं सबसे सरल तरीका सबसे पहले बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद कुछ और तरीके हैं जिनसे आप डिवीजन कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है स्प्लिटिंग मेथड, तोड़ने वाला, ठीक है। तोड़ने वाला क्या करके देखते हैं पहले। 18x की घात 2 बटा 3x धन 9x बटा 3, करेक्ट है। यहां पर मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, ठीक है।
पिछली कक्षा में आप सीखे हुए हैं, ऐसा ये नई नया कोई चीज नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 3 एकम 3, 3 6 का 18 करूं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स है ना, 2 बार एक्स है, एक एक्स से दूसरा एक्स कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6x धन 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक्स से कैंसिल एक्स, क्या बचेगा यहाँ पर 3। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये तरीका। इसी सवाल को दूसरे तरीके से हम करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से 18x घात 2, ठीक है। अब मैं अगली जो विधि का उपयोग करने वाला हूं वो करने वाला हूं उभयनिष्ठ विधि। कौन सी विधि का प्रयोग करने वाला हूं, उभयनिष्ठ विधि। ठीक है, यदि जिस बहुपद को मैं भाग देने वाला हूं उस बहुपद में कुछ उभयनिष्ठ निकलेगा तो उसे निकालकर हम डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऊपर 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3x गुणित 6x, लिख सकता हूं कि नहीं। 3 6 का 18 और x गुणा x के साथ x गुणा x स्क्वायर धन, इसको लिख सकता हूं 3x गुणित 3, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बटा हमारा बटे में जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं, इससे इसको काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं क्योंकि ये उभयनिष्ठ है ना, ये दोनों कॉमन निकल सकता है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक स्टेप बढ़ाकर लिख देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना काटते हुए, इस दोनों ही बहुपद में कॉमन क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 3x दिख रहा है। अंदर क्या बच जाएगा हमारा 6x धन 3 बच जाएगा, क्यों 3x बाहर निकल चुका है इसलिए, बटा क्या होगा 3x होगा। आपस में ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच जाएगा 6x धन 3। तो इस मेथड से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल हैं क्या। थोड़ा ट्रिकी सवाल लेता हूं। ठीक है, 5x ऋण 11x, 11x ये आपके उदाहरण से है सवाल, ऋण 12x घात 2 धन 2x घात 3। ठीक है, आपको दिख रहा है ये, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपको भाग देने के लिए नीचे की तरफ तो लिखना पड़ेगा, बोल रहा हूं। इसे हम भाग देने वाले हैं x घात ऋण 5 से हम भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ऊपर का जो बहुपद है अगर आप ध्यान से देखें तो क्या एक व्यवस्थित क्रम में दिख रहा है, नहीं, इसे हम व्यवस्थित क्रम नहीं कह सकते हैं। भाग देने के पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जो हमारा जो भाज्य है इसको हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाज्य और भाजक दोनों व्यवस्थित क्रम में दिखना चाहिए, मतलब इनकी जो चर की घात होगी वो आपको अवरोही क्रम में दिखना होगा। ठीक है, तो क्या ये ऐसा है, नहीं है, इसको हमको भाग देने के पूर्व अवरोही क्रम में करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी घात को हम पहले लिखेंगे 2x घात 3। ठीक है, उसके बाद क्या है ऋण 12x घात 2, उसके बाद क्या है धन 5x ऋण 11 बटा क्या है x घात x ऋण 5। ठीक है, तो क्या इसको मैं स्प्लिटिंग मेथड से, थोड़े पहले जो पहला मैंने आपको मेथड बताया स्प्लिट करने वाला, उस मेथड से बना सकता हूं, बहुत लेंदी मेथड होगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अगला जो मैं आपको उभयनिष्ठ मेथड बताया था, क्या x-5 ऊपर की तरफ आपको उभयनिष्ठ दिख सकता है, नहीं, मतलब मुझे कुछ दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। मेथड का नाम है दीर्घ भाजन विधि। क्या नाम है, दीर्घ भाजन विधि। ठीक है, याद है आप लोगों को स्कूलों में आप कुछ इस तरह से भाग दिया करते थे, देखिए 5 दहाम 50। ठीक है, इस तरह से पूरा कैंसिल आउट हो जाता था। इसको हम क्या कहते थे, ये हमारा होता था भाज्य, सॉरी, ये हमारा होता था भाजक, जिसको भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। ठीक है, और भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल। भाग देते देते अगर कुछ बच जाए या नहीं बचे, जैसे यहां पर इस क्रम में यहां पर 0 बचा है, ठीक है, क्या बचा है, इसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, यही दीर्घ भाजन की विधि है दोस्तों। इसी विधि से हम इस सवाल को
सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको मैं उदाहरण के लिए बताया हुआ है। तो इस सवाल को हम दीर्घ भाजन विधि से बनाएंगे। ठीक है, इसका कारण मैं उत्तर दे चुका हूं क्यों हम दीर्घ भाजन विधि से बनाएंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बन सकता है। ठीक है, उभयनिष्ठ विधि से नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए हम जो विधि की तरफ दौड़ेंगे या जाएंगे वो है दीर्घ भाजन विधि। ठीक है, इसके लिए भाज्य को यहां पर लिखना पड़ेगा 2x की घात 3 ऋण 12x² धन 5x ऋण 11। ठीक है, इसे हम किससे भाग देने वाले हैं दोस्तों, ऋण x ऋण 5 से हम भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा भाग दिया जाता है तो सबसे पहले भाज्य का प्रथम पद और भाजक के प्रथम पद को देखा जाता है। तो अगर मैं भाज्य के प्रथम पद को देखूं तो मुझे भाजक के प्रथम पद में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ेगा कि पहला जो हमारा पद है या पहला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाए, कट जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये पता करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 2x की घात 3 बटा x। ठीक है, मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि इस भाजक में ऐसी कौन सा संख्या का मैं गुणा करूंगा कि ये वाला टर्म जो है वो डिलीट हो जाए। यही मैं पता करना चाहता हूं। ये पता करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस संख्या को मैंने इस टर्म के साथ भाग देकर देखा, क्या आएगा, तो आएगा 2x की घात 2। ठीक है, ये x की घात 3 है तो एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, x की घात 2 बचेगा। इसका मतलब मैं इस भाजक को 2x की घात 2 से अगर भाग करूं, सॉरी माफ कीजिए, गुणा करूं तो पहला हमारा टर्म हो जाएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। करके देखते हैं। तो 2x की घात 2 का गुणा हुआ 2x की घात 3 होगा ऋण 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 x की घात 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको। इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे में इतने को घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए ऋण का चिन्ह, इस पूरे के बाहर ऋण का चिन्ह, और उसे यदि मैं अंदर लेके जाऊंगा तो बाहर धन है, धन का गुणा ऋण के साथ क्या होगा, ऋण होगा, अगेन ऋण का गुणा ऋण के साथ क्या होगा, धन होगी। समझिए, एक बार फिर से बताता हूं इसको। इस पूरे बहुपद में मुझे इसको घटाना है। घटाने के लिए मैं चिन्ह कौन सा लगाता हूं, ऋण का चिन्ह लगाता हूं। लगाता हूं कि नहीं लगाता हूं, बिल्कुल लगाता हूं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल मिटा दे रहा हूं। देखिए इस तरह से। अब ये ऋण चिन्ह अंदर की तरफ जाएगा तो सभी बहुपद के सामने वाले चिन्ह, सभी पद के सामने वाले चिन्ह से गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, ठीक है, मैं यहां पर धन का गुणा ऋण के साथ होगा, ऋण होगा, और ऋण का गुणा ऋण के साथ होगा तो यहां पर धन हो जाएगा। अब हम इन चिन्हों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो फाइनल जो चिन्ह जोड़ने या घटाने के लिए आया हुआ है वो ये है। ठीक है, धन 2x की घात 3 ऋण 2x की घात 3 ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ऋण 12x की घात 2 धन 10x की घात 2। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ रहे हैं, मतलब घटेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां पर चिन्ह जो है ऋण है और यहां पर धन है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, ऋण आएगा, घटेगा, और 2x की घात 2 बचे। ठीक है, ऊपर से मैं नीचे की तरफ एक ही संख्या को शिफ्ट करूंगा। इस एक संख्या को शिफ्ट करने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि मेरे भाजक में 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो यहां पर भी मुझे 2 टर्म दिखने चाहिए। ठीक है, ताकि मैं किसी भी संख्या का गुणा इस भाजक के साथ करूं तो मुझे गुणा होने के पश्चात 2 संख्या को दिखने। ठीक है, अब इस ऋण 2x को मुझे एलिमिनेट करना है दोस्तों, तो इसके लिए मुझे किससे भाग करना हो, किससे गुणा करना पड़ेगा भाजक को, उसको भी करके देख लीजिए। यहां पर ऋण 2x² को x से भाग करके देखिए। ठीक है, एक x कट जाएगा, दूसरे x के साथ क्या बचेगा, ये बचेगा ऋण 2x। इसका मतलब मैं अगले भाजक को अगली डिवीजन के लिए ऋण 2x से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, ऋण 2x से गुणा करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऋण 2x का गुणा x के साथ तो हो जाएगा ऋण 2x की घात 2। ठीक है, उसके बाद ऋण 2x का गुणा ऋण 5 के साथ तो ऋण और ऋण धन 5 दूनी 10x आ जाएगा। ठीक है, फिर से चिन्ह यहां पर क्या आएगा, ये पूरा इस ब्रैकेट के बाहर घटाने का चिन्ह आएगा, ब्रैकेट तोड़ के अंदर ऋण जाएगा तो यहां पर धन आएगा, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर ऋण आएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इस बहुपद में मुझे
इस बहुपद को घटाना है। घटाने के लिए चिन्ह बाहर ऋण का होगा, ऋण अंदर जाएगा तो ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, और ये धन और धन के साथ ऋण का गुना ऋण हो जाएगा। अब मुझे ये चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए जो फाइनल चिन्ह जो आ चुका है वो ये है। ठीक है, ऋण 2x² धन 2x², ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या बचा, यहां पर देखिए छोटी संख्या के आगे धन है, बड़ी संख्या के आगे ऋण है, इसका मतलब यहां पर क्या बचेगा, ऋण 5x। ठीक है, और क्या बचा हुआ है ऊपर की तरफ से, ऋण 11 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, ऋण 11 बचा हुआ है। ठीक है, अब इस ऋण 5 को मुझे एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो मैं किस संख्या से इस भाजक को गुणा करूंगा, इसके लिए भी एक बार फिर से पता कर लेते हैं। ठीक है, ऋण 5x बटा x, बटा में क्या आता है, भाजक का पहला टर्म, भाजक का पहला टर्म, तो क्या होगा, x के साथ x घटेगा, क्या आएगा, ऋण 5। मतलब मैं भाग दूंगा ऋण 5 से और उसका गुणा होगा किसके साथ, भाजक के साथ गुणा होगा, यही तो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 का गुणा x के साथ तो हो जाएगा ऋण 5x होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ऋण 5 का गुणा ऋण 5 के साथ तो हो जाएगा धन 5 पंचे 25, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नीचे जगह कम बच रहा है दोस्तों, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, पहले चिन्ह को बता देता हूं, चिन्ह में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इस ये क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, ऋण होगा, ये ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, फाइनल धन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर धन है तो धन का गुणा ऋण के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण आ जाएगा। करेक्ट है, यहां पर ये ऋण है ये धन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये ऋण है और ये भी ऋण है, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऋण और ऋण जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा 36। मतलब भाग करते 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 हमारा शेषफल क्या बचेगा, ऋण 36 बचेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इस दीर्घ भाजन की विधि में ये जो प्रक्रिया है, भाग देने की प्रक्रिया है नीचे की तरफ, हम उसको तब तक दोहराएंगे दोस्तों जब तक हमारा शेषफल या तो शून्य ना हो जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस दीर्घ भाजन विधि की प्रक्रिया में पूरे प्रक्रिया में हम भागफल भाग देने की प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा शेषफल या तो 0 ना आ जाए, या तो 0 ना आ जाए शेषफल, या शेषफल में मौजूद चर की घात हमारे भाजक की घात से, भाजक में उपस्थित चर की घात से कम ना हो जाए। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, यहां पर लिख दे, जो बात मैंने आपको बोली है वो बात मैं आपको लिख देता हूं। दीर्घ भाजन की विधि में या प्रक्रिया में इस भाजन को या इस भाग देने की प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा शेषफल या तो 0 ना हो जाए, या शेषफल में मौजूद चर की घात हमारे भाजक की घात से कम ना हो जाए। क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। समझ आया, ये चिन्ह से आप समझते हैं। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खोला रहता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ इसका नुकीला भाग होता है वो छोटा होता है। मैंने क्या कहा, इस भाजन की प्रक्रिया में हम तब तक ये विधि दोहराते हैं जब तक हमारा शेषफल या तो शून्य ना हो जाए, या तो हमारे जो शेषफल में मौजूद जो चर की घात है वो भाजक के चर की घात से कम ना हो जाए। इसका मतलब है कम। तो देखिए भाजक में चर की घात क्या है, 1 है, और हमारे शेषफल में देखिए हमारे 36 जो बचा है -36, इसमें चर की घात इनडायरेक्ट वे में अगर आप नहीं दिख पा रहे हैं तो यहां पर x की घात 0 है। मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको कि ये जो 36 है इसके साथ जिस चर का गुणा है वो x की घात 0 है, और 0 किससे कम है, 1 से कम है। इसका मतलब यहां पर हमारा डिवीजन जो है कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं, एक और उदाहरण देता हूं आपको। मैं डायरेक्ट आपको सवाल लिख रहा हूं। ठीक है, a की घात 3 ऋण 3a² b धन 3ab² ऋण b की घात 3, इसे भाग देना है दोस्तों a - b से। ठीक है, ये सवाल है।
अब इस भाज्य को मैं भाग देना है मुझे, पहला टर्म a क्यू है, ठीक है, या a की घात 3 है, और इस भाजक में भी पहला टर्म है वो a है। मैं ऐसी कौन सी संख्या से इस भाजक को गुणा करूं या इस भाज्य को भाग दूं जिससे पहला टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाए। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि a की घात 3 बटा a क्या आएगा, a की घात 2 आएगा, मतलब a की घात 2 से इस बहुपद को भाग दूंगा, ठीक है, a की घात 2 से, और इस a की घात 2 का गुणा किससे करता हूं, a माइनस b से करता हूं, तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 ऋण a की घात 2 b। करेक्ट है कि नहीं, करके देख लीजिए आप। a स्क्वायर का गुणा a के साथ a की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें a वाला टर्म नहीं है तो a का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और b के टर्म के गुणा के लिए तो कोई है नहीं b वाला, तो b एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं यहां पर घटाऊंगा, फिर से ये ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह होगा, ठीक है। तो चिन्ह को मैं अभी थोड़े पहले बताया था कि इस तरह से आपको लिखना है, अपोजिट करके लिख दीजिए आप, सीधा सा सिंपल सा। क्या करेंगे आप, अपोजिट कर दीजिए, धन है तो ऋण कर दिया और ऋण है तो धन कर दिया। अब हमें इस ऊपर वाले जैसे यहां पर नहीं दिख रहा है लेकिन धन है, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें अब इस चिन्ह से मतलब, ठीक है दोस्तों, ऊपर धन है नीचे ऋण है, ठीक है, पद एक जैसा है लेकिन घाते सॉरी जो चिन्ह है अपोजिट है, ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं यहां पर, साफ सुथरा रखने के लिए। यहां पर ऋण है और यहां पर धन है, ठीक है, तो घटेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का क्या आएगा, ऋण 3 में गया 1 तो बचेगा 2a स्क्वायर b, ठीक है। क्योंकि हमारे भाजक में दो पद है, इसका मतलब मुझे एक पद को फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा, ठीक है, जो कि है 3ab का वर्ग। करेक्ट है, करेक्ट है। अब ऐसी कौन सी संख्या से मैं इस भाजक को गुणा करूं या इस भाज्य को भाग दूं, ये वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। इसके लिए मैंने अभी थोड़े पहले आपको मैथ मेथड बताया कि ऋण 2a स्क्वायर b बटा क्या हो जाएगा, इससे पहला टर्म नीचे लिखता हूं मैं, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, a 2a है यहां पर, a स्क्वायर मतलब 2a, ठीक है, तो क्या बचेगा यहां पर, ऋण 2ab। इसका मतलब मैं अपने इस पूरे इस जो बहुपद है उसको ऋण 2ab से भाग दूंगा। ऋण 2ab से भाग देने का मतलब ऋण 2ab का गुणा होगा भाजक के साथ, ठीक है, करके देख लिए। a का गुणा ऋण 2ab के साथ तो क्या आ जाएगा, ऋण 2a स्क्वायर b आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। a का गुणा इस a के साथ तो a स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कोई टर्म तो है नहीं तो वो एज इट इज लिख दिया, ऋण 2 को एज इट इज लिख दिया और b को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसी क्रम में ऋण 2ab का गुणा ऋण b के साथ तो हो जाएगा धन, ठीक है, ऋण और ऋण का गुना धन हो गया, ठीक है, 2ab स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह को अगेन ऋण मैंने अभी थोड़े पहले बताया कि अगर यहां पर अपोजिट कर देना, ऋण है तो धन कर दीजिए, धन है तो ऋण कर दीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ऊपर ऋण नीचे धन, मैंने अभी कहा कि अब ये साइन कोई मतलब नहीं रखते हमारे लिए जो साइन मतलब रखते हैं वो ये है, ऊपर ऋण नीचे धन, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां पर धन यहां पर ऋण, मतलब घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का धन आएगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, आएगा आंसर b स्क्वायर, मतलब घटने के बाद ये, ठीक है। एक पद हुआ, ऊपर से हमें फिर दूसरे पद को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या बचा है, b की घात 3, करेक्ट है। अब इस ab स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो भाजक में कौन सी संख्या का मैं गुणा करूं, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए मैं बता देता हूं, ab स्क्वायर बटे a, पहला टर्म, ध्यान से देखिए, मैं कौन बार बार हम भाजक का जो पहला टर्म होगा उसको रखेंगे, ऊपर किसको रखेंगे, भाज्य के पहले टर्म को, देखिए a क्यूब रखा, नीचे क्या रखा, भाजक का पहला टर्म, ठीक है। इसी तरह ऋण 2a स्क्वायर b, नीचे किसको रखा, a को रखा, भाजक का पहला टर्म, ठीक है। फिर ये संख्या को मुझे एलिमिनेट, जिस संख्या को एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, हटाना है, उस संख्या को लिखने के बाद भाजक का पहला टर्म, ठीक है। यहां पर a b स्क्वायर लिखा, बटे क्या करा, a करा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, मतलब b स्क्वायर आएगा। मैं अब इस संख्या को एलिमिनेट करने के लिए या इस पहले पद को एलिमिनेट करने के लिए अपने भाजक को गुणा b स्क्वायर से करूंगा, मतलब यहां पर धन b स्क्वायर। अरे नहीं दिख रहा है आपको, चलिए यहां ऊपर आपको नहीं दिख रहा है लग रहा है, ओ माय गॉड नहीं दिख रहा है, तो ये है, मैं आपको यहां पर इसको फिर से लिख दे रहा हूं, ज्यादा ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है a स्क्वायर ऋण 2ab
धन बी का स्क्वायर, ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर आपको नहीं दिख रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। ठीक है, पहले पद को एलिमिनेट करने के लिए ए क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए मैं किससे गुणा किया था, ए स्क्वायर से किया था। दूसरे पद को एलिमिनेट करने के लिए मैं ऋण 2ab का गुणा इस भाजक से किया था, ठीक है। अब मेरे पास जो अंतिम जो बचा हुआ है, अंतिम पद बचा हुआ है, वो ए बी स्क्वायर ऋण बी क्यूब है। इसमें इस टर्म को या इस पद को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैंने अभी थोड़े पहले बताया, इस जिस टर्म को एलिमिनेट करना है उसको लिखिए और भाजक के पहले टर्म को लिखिए। भाग देने के बाद जो बच जाए उसी से हमें क्या करना होता है, हमें भाजक को गुणा करना होता है या भाज्य को हमें भाग देना होता है, ठीक है। करके देखिए, इस बी स्क्वायर, चूंकि यहां पर नहीं दिख रहा है, देखिए मैं आप नहीं दिख पा रहा था डिस्प्ले में, तो ये नहीं दिख पा रहा था, तो मैं यहां पर इसको लिख दिया हूं, करेक्ट है, आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। बी स्क्वायर का गुणा इसके साथ तो आएगा ए बी स्क्वायर या ए बी की घात 2 ऋण ऋण क्या हो जाएगा, बी की घात 3, ठीक है। ठीक है, अब चिन्ह फिर मैं बता, यहां पर धन है तो यहां पर ऋण हो जाएगा, यहां पर ऋण है तो ये धन हो जाएगा, करेक्ट है। ये धन ये ऋण पूरे कैंसिल आउट, ये ऋण ये धन पूरा कैंसिल आउट, बचेगा क्या, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। इसका मतलब पूरे डिवीजन करने के बाद, पूरा डिवीजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भागफल। ये क्या मिलेगा, भागफल, ठीक है। शेषफल क्या मिला, शेषफल 0 मिला, ठीक है। मैंने भी थोड़े पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये दीर्घभाजन विधि की प्रक्रिया को हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। यहां पर 0 आ गया, 0 आने पर हमने समझ गया कि अब हमारा डिवीजन, हमारा भाजन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा भाज्य क्या था, हमारा भाज्य ये था और हमारा भाजक क्या था, ये था, ठीक है। तो मैं क्या यहां पर एक चीज मैं लिख सकता हूं, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। ये कोई नया चीज नहीं है, इसको आप 9वीं कक्षा में करके आए हैं, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक और भागफल का गुणनखंड प्लस शेषफल होता है, ठीक है। हमारा भाज्य क्या था, इसमें हमारा भाज्य, इसको हम भाग दे रहे थे, क्या था, ए की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर, ठीक है, धन सॉरी ऋण बी की घात 3, यही था ना, देख लीजिए यहां पर ए की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर ऋण बी, ठीक है। भाजक क्या था, a माइनस बी, ठीक है। और हमारा भागफल क्या आया था, हमारा भागफल आया था a की घात 2, ठीक है, ऋण 2ab, ठीक है, धन b की घात 2। और हमारा शेषफल क्या आया था, हमारा शेषफल आया था 0, 0 आया था, क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, मैं एक स्टेप और बढ़ रहा हूं, आपको मेरा यहां पर आंसर खत्म हो चुका है, लेकिन एक स्टेप आपकी तरफ एक बढ़ रहा हूं मैं। ये क्या है, a माइनस बी, और ये किस सर्वसमीका का बड़ा रूप है, ठीक है, या किस सूत्र का बड़ा रूप है, तो वो है a माइनस बी के वर्ग का। समझ आया मेरी बात, नहीं समझ आया, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, क्या होता है a माइनस बी का होल वर्ग, क्या होता है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, वही लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको कहा ये जो है एक्सपांशन है इसी सूत्र का। कौन सा सूत्र है, a माइनस बी का वर्ग का, ठीक है। ये दोनों आधार समान है, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, आंसर, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर इन 2ab धन b स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है या एक्सपांशन होता है a क्यूब या a की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर ऋण b क्यूब, ठीक है। उम्मीद करता हूं डिवीजन का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मैं एक सवाल डिवीजन का और ले रहा हूं, फिर अगले हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। मैं प्रश्नावली 1 से सवाल ले रहा हूं।
डायरेक्ट सवाल ले रहा हूं, 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1 को हमें भाग देना है 2x ऋण 1 से भाग देना है। ठीक है, चलिए अभी थोड़े पहले बताया था कि हम कौन सा टर्म से भाजक को गुणा करें या इस भाज्य को भाग दें। तो उसके लिए मैंने बताया जिस टर्म को हमें एलिमिनेट करना है, 6x की घात को हमें एलिमिनेट करना है, तो हमें उसे किस भाजक के पहले टर्म से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक एक्स दूसरे एक्स से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा 3x। इसका मतलब मैं प्रथम बार, ये मेरे से गलती हो गया, एक मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा नीचे की तरफ इसे शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों मिटाया हूं। मैं इसलिए मिटाया हूं बेटा कि ऊपर की तरफ अगर मैं लिख रहा हूं तो वो आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, इसलिए 6x के स्क्वायर को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो एलिमिनेटिंग टर्म को हम भाजक के पहले टर्म से भाग दे देंगे, तो हमें ये निकल जाएगा कि हमें इस भाज्य को किससे भाग देना है। तो 3x आया, बिल्कुल आ गया। इस 3x का गुणा किससे होगा, इससे होगा, 3 दूनी 6x घात 2 ऋण 3x। ठीक है, चिन्ह क्या होता है मैंने अभी बताया था, अपोजिट कर लीजिए, यहां पे धन है तो यहां पर ऋण हो जाएगा, यहां पर ऋण है तो ये धन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऋण 5 धन 3, ऋण 5 धन 3 होता है ऋण 2x। ठीक है, क्योंकि हमारे भाजक में 2 टर्म है इसलिए हम ऊपर को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा। तो अब इस टर्म को एलिमिनेटिंग, इसे एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो किससे करूंगा, तो दिख रहा है। ठीक है, 2x चाहिए, ऋण 2x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ऋण 1 से गुणा करूंगा। ठीक है, इस ऋण 1 का गुणा इसके साथ होगा तो बचेगा ऋण 2x, ऋण 9 दिन का गुणा। ठीक है, घटाना है तो चिन्ह अगेन अपोजिट, धन, यहां पर ऋण। ठीक है, ऋण और धन कैंसिल आउट, ऋण और धन, सॉरी धन और ऋण कैंसिल आउट। इसका मतलब यहां पर हमारा शेषफल क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा, शेषफल 0 आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1 बराबर, ये भाज्य हुआ, भाजक क्या होगा 2x घात ऋण 2x 1, और हमारा भाज्य क्या आया, सॉरी भागफल क्या आया 3x घात ऋण 1। शेषफल कुछ आया क्या, शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो हमें इस तरह से आंसर हमको प्राप्त होगा। करेक्ट है। चलिए एक ऐसा सवाल देता हूं जिसमें हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमें एक नया कॉन्सेप्ट बनाकर देगा। दो वाई की घात 3 धन 4y धन 3y सॉरी, इस सवाल को मैं मिटा दे रहा हूं, मैं ऐसा सवाल लेता हूं जिसमें शेषफल कुछ बचे। ठीक है, सवाल है 2x घात 3 धन 4x ऋण 3 को हमें भाग देना है x माइनस 2 से। ठीक है, अब इस सवाल में, ये सवाल थोड़ा अनोखा क्यों है, सवाल को मैंने क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि अगर आप ऊपर वाले बहुपद को देखेंगे तो इसमें पहला जो घात है x घात 3, उसके बाद x घात 2 वाला जो हमारा टर्म है वो मिसिंग है। क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो भाग देने के लिए हमें x घात 2 वाले जो मिसिंग टर्म है उसको भी हमें डिनोट करना पड़ेगा, हमें लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं, आप समझेंगे, x की घात 2 वाला जो टर्म है मिसिंग है, इसका मतलब क्या, मैं इसे 0 इंटू एक्स घात 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 0 का गुणा अगर किसी भी टर्म के साथ आप करोगे, दुनिया के किसी भी टर्म के साथ, तो वो अंततः 0 आता है। ठीक है, तो कोई अंतर पड़ता है क्या, नहीं अंतर पड़ता है। ठीक है, चलिए अब मैं भाग देना शुरू करूं। चलिए मैं यहां पर भाग देना चालू करता हूं। 2x की घात 3 धन 0x स्क्वायर
मैंने ऐसा इसलिए लिखा हुआ है, आप समझ पाएंगे क्यों लिखा हूं मैं, आप समझ पाएंगे, थोड़े बस देखते रहे। x माइनस 2 से हमें भाग देना है। पहला टर्म क्या है, 2x की घात 3, 2x की घात 3 को मुझे एलिमिनेट करना है, भाजक का पहला टर्म है, तो 2x की घात 2 आएगा, ये x इस सॉरी यहां पर 3 बार x है, ठीक है, तो एक x से कटेगा, 2x बचेगा, 2x की घात 2, इसका मतलब 2x की घात 2 से मैं इस भाज्य को भाग दूंगा, और इसका गुणा किसके साथ होता है आपको तो मालूम है, ये 2x की घात 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद गुणा ऋण 2 के साथ तो आ जाएगा ऋण 2 दूनी 4x स्क्वायर। अभी आपको समझ आएगा कि मैंने यहां पर 0 क्यों इंट्रोड्यूस किया है इस इक्वेशन को पूरा रखने के लिए, ठीक है। देखिए गुणा करने पर हमें एक टर्म एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मतलब देखिए x की घात तो 3 था ही, x की घात 2 वाले भी टर्म मिल गए, अगर नहीं लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते किससे घटाऊं। अब आप समझ गए होंगे कि अब मुझे ऋण 4 को शून्य से घटाना होगा या जोड़ना होगा, ठीक है। देखिए जोड़ना या घटाना आपको चिन्ह के आधार पर पता चलेगा। यहां धन है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ऋण लिखूंगा, यहां ऋण है तो यहां क्या लिखूंगा, धन लिखूंगा। करेक्ट है कि नहीं, सुपर करेक्ट है, ठीक है। दोनों चिन्ह आपस में अपोजिट है, मतलब पद तो समान है लेकिन दोनों के सामने वाले चिन्ह है जो अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर धन, यहां पर धन, क्या बचेगा, धन 4 की घात में, क्योंकि यहां पे 0 है ना, ठीक है। अब ऊपर से एक मैं शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब कौन से टर्म से मैं इस भाज्य को भाग दूं और इस भाजक से गुणा करूं, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, जिस टर्म को एलिमिनेट किया जाना है उसको लिखता हूं और भाज्य के पहले टर्म को, ठीक है। तो यहां पर निकल के आएगा 4x, आएगा कि नहीं आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, 4x। इसका मतलब धन 4x का गुणा मैं इस भाज्य से करूंगा तो 4x गुणा x का 4x स्क्वायर आ जाएगा, ऋण 4 दूनी 8x, चिन्ह क्या आएगा, फिर से अपोजिट साइन आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, धन और धन धन हो जाएगा, क्या आएगा, 8 4 12 x आएगा, ठीक है। कुछ टर्म बचा हुआ है हमारे पास, ऋण 3 बचा हुआ है, इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 12x बटा x क्या आएगा आंसर, इससे भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे इस भाज्य को, धन 12 से, तो क्या आ जाएगा 12x, ठीक है, ऋण 12 दूनी 24, चिन्ह अगेन ऋण, ठीक है, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइन है, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारा शेषफल, क्या बचेगा, ऋण 3 धन 24 आएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शेषफल, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा भाज्य हुआ, इसे हम भाजक कहते हैं और इसे हम भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, ये रफ एरिया है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसका मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूं, ठीक है, मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, अब इसको लिख रहा हूं, इसका कोई वजूद नहीं है इसका, ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मुझे कोई लेना, मेरा काम खत्म हो चुका है। तो इस तरह से भाज्य बराबर, ठीक है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, ये होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। भाजक क्या है हमारा, x-2, ठीक है, भागफल क्या है हमारा 2x की घात 2 धन 4x धन 12, और शेषफल हमारा क्या आया, धन 21 आया, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे कंक्लूड कर सकता हूं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे 2 लाइन में या सरल आसान शब्दों में या आसान विधि से इस भागफल क्रिया के बाद शेषफल बता सकते हैं, यानी कि मैं आपसे यह कहूं क्या कोई ऐसी विधि है जिससे डायरेक्ट हमें यह शेषफल मिल जाए, समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पहली तो प्रक्रिया यही है कि दीर्घ भाजन विधि से हम किसी भाज्य को भाग करने के बाद शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यह हमारा मेन विधि हो गया, ठीक है, या जिसे हम दीर्घ भाजन विधि कहते हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, आपको 1 बाई भाग करना पड़ता है और अंत में जो अगर कुछ बच गया तो वो शेषफल होता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है दोस्तों, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक प्रमेय है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय।